अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ डीरेंजमेंट इन द कैपिलरी वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलाई रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड इम्परमेबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन। कि जो कैपिलरी वॉल्स होती हैं ग्लोमेरुलाई, उनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, डीरेंजमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है रिजल्टिंग, और इस परमेबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स जो लीक आउट हो सकती हैं इन द यूरिन। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कोज़ क्या होती है? वैसे तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की काफ़ी सारी कोजेस हो सकती हैं, लेकिन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज़ है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, वो ये कि इम्यून मीडिएटेड होती है, कि एंटीबॉडीज़ आर जनरेटेड अगेंस्ट द ग्लोमेरुलाई विच रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोमेरुलाई। परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टूवर्ड्स द वेरियस प्रोटीन्स रिजल्टिंग इन द लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द यूरिन। अब यहाँ पे मीडियम ग्लोबिन में एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो सिम्टम्स हैं, जो क्लिनिकल साइंस हैं ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वो कब अपीयर होंगे? विद लॉन्ग स्टैंडिंग और हैवी प्रोटीन यूरिया, सीरम एल्ब्यूमिन इज डिक्रीज्ड गिविंग राइज टू हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। अभी जो है लॉन्ग स्टैंडिंग और हैवी प्रोटीन यूरिया, ये क्या है? तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा डिग्री ऑफ डैमेज टू ग्लोमेरुलाई। हियर वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलाई, और ग्लोमेरुलाई के थ्रू सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन या प्रेशर फिल्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि सोल्यूट्स और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे जाकर यूरिन में शामिल हो जाएं, जबकि प्रोटीन और आरबीसीज और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बॉडी की, वो आगे जाके यूरिन में शामिल ना हो सकें। तो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी से ना निकले और यूरिन में शामिल ना हो। उसमें सबसे पहले एक तो ये है कि जो एंडोथेलियल लाइनिंग है ऑफ ग्लोमेरुलाई, इनके दरमियान में फिनिस्ट्राई मौजूद होते हैं। फिनिस्ट्राई आर अबाउट 70 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। फिनिस्ट्राई जो है ये स्टेनर का फंक्शन परफॉर्म कर होते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल इन साइज होता है, ऑफ अबाउट 70 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो ये प्रोटीन्स को, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, उसको अपने थ्रू पास नहीं होने देते, तो वो आगे यूरिन में रिमूव नहीं हो सकता। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो ऊपर से आने वाला प्रोटीन है दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव चार्ज, तो दोनों की आपस में रिपल्शन हो जाएगी और रिमूवल नहीं होगा। जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास फिल्ट्रेशन स्लिट्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे हमारे पास क्या चीज़ होती है? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स के जो फूड प्रोसेसेस होते हैं वो आपस में इंटरडिजिटेट करके फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाते हैं ऑफ अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर वाइड, जो अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर वाइड होते हैं। ठीक है, और ये स्लिट भी प्रोटीन को अपने थ्रू पास नहीं होने देती, सो ये प्रोटीन को रिमूव होने नहीं देती। एंड एनी डिस्टर्बेंस इन एनी ऑफ 3 of these components may result in the loss of protein in the urine, and one of them is nephrotic syndrome। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि एंटीबॉडीज जनरेट होती है अगेंस्ट द ग्लोमेरुलाई विच रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन इन द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलाई। एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलाई की डिस्ट्रक्शन होगी तो साइज इसके अंदर जो है इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, परमेबिलिटी इंक्रीज तो प्रोटीन निकल जाएगा। अब मीडियम रॉबिन में उन्होंने लॉन्ग स्टैंडिंग क्यों लिखा? उसकी वजह यूँ थी कि डिग्री ऑफ डैमेज टू एंडोथेलियम पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर डैमेज कम है शुरू में तो परमेबिलिटी कम होगी, परमेबिलिटी कम है तो सिर्फ एल्ब्यूमिन निकलेगा, और वो भी कम अमाउंट में, रिजल्टिंग इन द कंडीशन ऑफ हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। ठीक है, लेकिन अगर डैमेज थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो एल्ब्यूमिन भी निकलेगा, ग्लोबुलिन भी निकलेगा, ठीक है, बट स्टिल इन अ लेस अमाउंट। ठीक है, ग्रेड 1 जो पहले डैमेज कम था उसमें सिर्फ एल्ब्यूमिन निकल रहा था, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, दैट वाज सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, क्योंकि सिर्फ एक सेलेक्टिव प्रोटीन एल्ब्यूमिन निकल रही थी बॉडी से। दूसरी जो ग्रेड 2 है उसमें हमारे पास एल्ब्यूमिन भी निकल रहा है, ग्लोबुलिन भी निकल गया क्योंकि डैमेज बढ़ गया है, दैट इज़ नॉन सेलेक्टिव प्रोटीन यूरिया, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोटीन का जिक्र नहीं है। अब अगर डैमेज मज़ीद बढ़ गया तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और भी कुछ प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगे, मोर देन 3.5 ग्राम पर DL, लीडिंग टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि डैमेज टू द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलाई कम से कम इतना होना चाहिए कि जो यूरिन में अपेयर होने वाली प्रोटीन है वो उसकी अमाउंट 3.5 ग्राम पर DL से ज़्यादा हो, देन हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो उसके साइंस हैं, वो अपेयर होना शुरू होंगे। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में अबाउट 3.5 ग्राम पर DL या इससे ज़्यादा प्रोटीन निकल रही थी यूरिन में, तो इस प्रोटीन लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमारा लीवर ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा, और लीवर जो है वो एक दिन में तकरीबन 3.5 ग्राम पर DL प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। लेकिन अब क्योंकि प्रोटीन बॉडी से रिमूव हो रही है तो लीवर तकरीबन 10 to 15 ग्राम पर DL प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि लीवर
10 to 15 ग्राम पर DL प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटीन रिमूव हो रही है डेट इज़ मोर देन 3.5 ग्राम पर DL। तो फिर भी प्रोटीन लॉस क्यों है बॉडी में? तो उसका जवाब ये है कि चाहे लीवर इस वक्त ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है इन द केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो एक कंपनसेटरी प्रोसेस है, वो प्रोटीन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के आसपास यहाँ पे जो सेल्स मौजूद हैं, ये सेल्स उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करते हैं। बेसिकली ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के सेल्स हैं का फंक्शन होता है टू मेटाबोलाइज द प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोटीन मेटाबोलाइज हो रही है, यूरिन में भी निकल रही है, इसकी वजह से जो है लीवर ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बावजूद भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन डेफिशिएंसी को कंपनसेट नहीं कर पा रहा। अब 3.5 ग्राम पर DL प्रोटीन लॉस अगर हो जाएगा या इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास ये क्लिनिकल साइंस अपेयर होना शुरू हो जाएंगे इन द केस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सबसे पहले हाइपरअल्ब्यूमिनीमिया या प्रोटीन यूरिया, क्योंकि प्रोटीन निकल रहा था यूरिन में, और अगर प्रोटीन निकल रहा है यूरिन में तो फ्रोथी यूरिन होगी, जो एक क्लिनिकल पिक्चर है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, फ्रोथी यूरिन। अब एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है, एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है, दैट वुड रिजल्ट इन द ड्रॉप इन द कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ड्रॉप हुआ प्लाज्मा का तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लड वेसल्स जो है हमारा ब्लड है उसके अंदर वाटर को होल्ड करके रखने वाली एल्ब्यूमिन मौजूद नहीं है, तो जो फ्लूइड है उसका लीकेज हो जाएगा इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। फ्लूइड का लीकेज होगा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, तो जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर फ्लूइड है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। दिस वुड रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द इंट्रावास्कुलर ब्लड वॉल्यूम। जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो ब्लड है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। फिर डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जब पहुंचेगा हमारी किडनी के पास, और किडनी में भी जब पहुंचेगा हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस के पास, इट वुड रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा विच वुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन प्रोड्यूस होगा, एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2 सिक्रीट होगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, वो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करवाता है ताकि जो बॉडी का रिमेनिंग ब्लड वॉल्यूम है उसको कंजर्व किया जा सके। मजीद एल्डोस्टेरोन की सेक्रेशन होती है ताकि बॉडी से सोडियम का लॉस ना हो, और सोडियम जो है अगर बॉडी में रहता है वो अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है। दैट वुड रिजल्ट इन द रिटेंशन ऑफ सोडियम सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है ड्यू टू हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, तो उसकी वजह से जो नेट्रीयूरेटिक फैक्टर जो सेक्रेट होना होता है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि नेट्रीयूरेटिक फैक्टर का फंक्शन क्या होता है कि ये सोडियम को रिमूव करता है बॉडी से, जो हम नहीं चाहते, तो इसकी सेक्रेशन भी कम हो जाएगी। अब सॉल्ट भी की भी टेंशन हो गई, वाटर की भी टेंशन हो रही है, और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तो कम हो ही चुका है। देन इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ जनरलाइज्ड एडीमा विच इज़ नोन एनासार्का। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले जो है एडीमा अपेयर होगा वो पेरी ऑर्बिटल रीजन में होगा, जो आईज की इर्द रीजन है, यहाँ पे स्वेलिंग अपेयर होगी, दैट इज़ द मेन साइन ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरअल्ब्यूमिनीमिया होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोटीन यूरिया होगा, यहाँ तक के यूरिन में प्रोटीन की अमाउंट 3.5 ग्राम पर DL से ज़्यादा होगा, देन इट वुड लीड टू द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम को अर्ली स्टेजेस पे ट्रीट कर लिया जाए तो ये ट्रीटेबल है, लेकिन अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रीट ना किया जाए और नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक लॉन्ग टर्म के लिए रह जाए तो फिर इसके कुछ और मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि परमिएबिलिटी तो इंक्रीज़ हो चुकी है ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो पहले तो सिर्फ एल्ब्यूमिन लीक हो रही थी, एल्ब्यूमिन के बाद ग्लोबुलिन भी लीक होना शुरू, अब मज़ीद भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स लीक आउट होने शुरू हो जाएंगे यूरिन में, विच वुड रिजल्ट इन द डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफेरिन लीक होना शुरू हो जाएगी। ट्रांसफेरिन क्या करती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन थ्रू आउट आवर बॉडी, विच मीन्स कि आयरन की ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेगी, आयरन की ट्रांसपोर्ट इम्पेयर हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है हमारी बॉडी का उसकी प्रोटीन्स लीक आउट होना शुरू हो जाएगी बॉडी में, विच मीन्स कि बॉडी वुड बी प्रोन टू द वेरियस इन्फेक्शन, बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो मुतासर हो जाएगी। फर्दर ये एक एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो भी लीक आउट होना शुरू हो जाएगी। एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या थी, इट वॉज थ्रोम्बिन कटर, थ्रोम्बिन को कट करती है, ठीक है, और ये बॉडी का जो है एंटी कोगुलेटिंग एबिलिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एंटी थ्रोम्बिन 3 भी रिमूव होना शुरू हो जाएगी यूरिन में, तो बॉडी में जो है ना वो कोगुलेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, विच वुड रिजल्ट इन द वेरियस थ्रोम्बोटिक इवेंट्स इन आवर बॉडी। अब प्रोटीन तो बॉडी से रिमूव हो ही रहा है और लीवर भी कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है प्रोटीन को इन आर बॉडी बाय इंक्रीजिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फर्दर मोर क्या होगा कि ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आर बॉडी, जो मेटाबॉलिज्म है लीवर का, इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द लिपिड सिंथेसिस। लिपिड की सिंथेसिस ज़्यादा होगी इन आर बॉडी में, अगर लिपिड की सिंथेसिस ज़्यादा होगी इन आर बॉडी में, इट वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल इन आर बॉडी। पॉइंट ऐसा होगा कि इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ लिपिड यूरिया, रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ लिपिड्स इन द यूरिन। Now what is nephritic syndrome? Nephritic syndrome जो है it is a more severe damage to glomeruli
बेसिकली इसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट्स वो ग्लोमेरुलाई के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स जब एक्यूमुलेट होंगे, जहाँ ल्यूकोसाइट वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, तो फिर डैमेज टू द कैपिलरी वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलाई भी होगा, एंड इट वुड रिजल्ट इन अ मोर सीवियर डैमेज। तो ना सिर्फ प्रोटीन निकलेंगे बल्कि आरबीसीज भी निकलेंगे। सो नेफ्राइटिक सिंड्रोम क्या है? इट इज इन्फ्लेमेटरी लीजन्स ऑफ द ग्लोमेरुलाई रिजल्टिंग इन द लीकेज ऑफ ब्लड इन द यूरिन रिजल्टिंग इन द कंडीशन ऑफ हेमेटूरिया। कॉज क्या है इसकी? इन्फिल्ट्रेट्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स की एक्यूमुलेशन इन द ग्लोमेरुलाई। तो ल्यूकोसाइट्स जब एक्यूमुलेट होंगी इन द ग्लोमेरुलाई, ठीक है, वहाँ पे ये क्या करेंगे? इट वुड एक्टिवेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्टिवेट होगा। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के केस में आसपास की जो टिश्यूज होते हैं वो भी डैमेज होंगे। तो अगर ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, इट वुड रिजल्ट इन द डैमेज टू इंजरी टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की तरफ डैमेज होगा तो इंक्रीज इन द कैपिलरी परमेबिलिटी। अब इंक्रीज इन द कैपिलरी परमेबिलिटी होगी तो प्रोटीन रिमूव होगा इन द यूरिन। प्रोटीन रिमूव होगा, कंडीशन ऑफ द प्रोटीन यूरिया। मजीद ये क्योंकि इंक्रीज इन द कैपिलरी परमेबिलिटी पिछली वाली कंडीशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, ज़्यादा इंक्रीज हो गई है परमेबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो फिर ब्लड सेल्स भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे इन आर यूरिन। और अगर ब्लड सेल्स भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, इट वुड रिजल्ट इन अ कंडीशन ऑफ हेमेटूरिया। अब यहाँ पे काबिल गौर बात ये है क्योंकि ब्लड भी रिमूव हो रहा है इन द यूरिन, ब्लड सेल्स भी रिमूव हो रहे हैं इन द यूरिन। अच्छा, ब्लड जो रिमूव होगा, जो मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम वो ये कि आरबीसीज जो है वो स्टार शेप्ड होंगे, और आरबीसीज जो हैं वो क्योंकि प्रोटीन भी रिमूव हो रहे हैं तो आरबीसीज और वेरियस प्रोटीन आपस में कंबाइन होकर आरबीसीज कास्ट बना देते हैं इन द ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन। तो आरबीसीज कास्ट जब यूरिन में अपेयर होते हैं, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो आरबीसीज कास्ट जब अपेयर हो रहे हैं इन द यूरिन विच मीन्स लॉस ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, ठीक है, और लॉस ऑफ ब्लड जो है इट वुड रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिनेशन का प्रोसेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि जीएफआर कम तो यूरिन कम, रिजल्टिंग इन द कंडीशन ऑफ ओलिगोयूरिया, ठीक है। और जीएफआर कम, ये पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि जीएफआर कम होता है, इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल। ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज होगा, इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ एजोटीमिया। एजोटीमिया जो है ये वाली कंडीशन होती है, इंक्रीज इन द ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन लेवल, और एजोटीमिया जो है उससे आके यूरिनिया की कंडीशन आ जाती है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेफ्रोटिक एंड नेफ्राइटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हो रहा था कि जो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो था वो इम्यून मीडिएटेड थी, या कि ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है एंटीबॉडीज़ जनरेटेड अगेंस्ट द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो था वो इन्फ्लेमेटरी था, जिसमें ल्यूकोसाइट्स जो है उसके वो एक्यूमुलेशन हो जाती है इन द ग्लोमेरुलाई, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस था। जो नेफ्रोटिक था उसमें जो है परमेबिलिटी थी ज़्यादा, लेकिन नेफ्राइटिक सिंड्रोम में इट इज़ अ मोर सीवियर फॉर्म, इसमें परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, प्रोटीन यूरिया, जबकि नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द ओलिगोयूरिया, एजोटीमिया, बाय द हेमेटूरिया, आरबीसीज इन द यूरिन। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है उसमें यूरिन जो था वो फ्रॉथी था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन, जबकि नेफ्राइटिक सिंड्रोम था उसमें यूरिन जो था उसमें आरबीसीज कास्ट अपेयर हो रही थी। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सब पॉइंट्स के बाद ये कहना गलत ना होगा कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम इज अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फॉर एग्जांपल, अ पेशेंट विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम अप्रोचेस टुवर्ड्स यू, ठीक है, पहले तो आप देख रहे हैं कि वो हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया भी है, उसको प्रोटीन यूरिया भी है, उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आप देखते हैं कि उसका इडीमा जो है वो भी कम होना शुरू हो गया, उसका प्रोटीन रिमूवल जो है यूरिन में वो भी कम होना शुरू हो गया है। तो एक जो डॉक्टर है अनक्वालिफाइड डॉक्टर वो तो खुश हो जाएगा इस बात पे, लेकिन यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है क्या आरबीसीज कास्ट अपेयर हो रहे हैं यूरिन में। अगर आरबीसीज कास्ट अपेयर हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि बंदा नेफ्रोटिक से नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, विच इज़ अ मोर सीवियर कंडीशन। सो अगर आरबीसीज कास्ट अपेयर नहीं हो रहे, अगर आरबीसीज कास्ट अपेयर नहीं हो रहे तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो रिकवर कर रहा है फ्रॉम नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जो बाकी ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी से इंशाल्लाह वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।